मोदी के 2 दिवसीय मालदीव यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था। विशेष रूप से उस वक्त जब हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रस्साकशी जारी है। यह पहली बार था जब पीएम मोदी मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, और वो भी उस राष्ट्रपति के न्योते पर जिन्हें कभी भारत विरोधी रुख के लिए जाना गया था। पीएम मोदी ने इस यात्रा के दौरान 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान किया और फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने की पहल की। इन घोषणाओं ने जहां भारत मालदीव संबंधों को नई ऊर्जा दी, वहीं चीन की बेचैनी भी खुलकर सामने आ गई। चीनी सरकारी अखबार ने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने कहा है कि भारत इसे चीन की पकड़ ढीली होने के रूप में प्रचारित कर रहा है, जबकि मालदीव संतुलन की विदेश नीति अपना रहा है। चीनी थिंक टेक तेंगसुआ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कियांग फेंग ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया की सोच शीत युद्ध काल की जीरो सम गेम मानसिकता से ग्रसित है। दरअसल चीन की नाराजगी की वजह स्पष्ट है कि वो ये मान रहा था कि मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचू के सत्ता में आने के बाद भारत की पकड़ कमजोर होगी, लेकिन इस दौरे ने उस धारणा को पूरी तरह पलट दिया। पीएम मोदी और मोइचू के बीच हालिया गर्मजोशी दर्शाती है कि भले ही शुरुआती टकराव रहा हो, जैसे इंडिया आउट कैंपेन, लेकिन वास्तविक जरूरतों और भरोसे की बुनियाद पर रिश्ता आगे बढ़ रहा है। मोइचू ने खुले मंच से भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सबसे भरोसेमंद साझेदार बताया कि यह बयान बीजिंग में अलार्म बजाने के लिए काफी था। भारत ने हमेशा मालदीव को विकास, डिजास्टर रिस्पॉन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता में प्राथमिकता दी है, और इस बार चीन की बेल्ट एंड रोड नीति के जवाब में भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर यानी कि SAGR यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति फिर से मजबूत होती दिखी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट की अगर माने तो जोर देकर यह कहा गया है कि मालदीव अभी भी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है, और जनवरी में 2025 में मोइचू की चीन यात्रा में भी बीजिंग के साथ साझेदारी की बात हुई थी। लेकिन भारत की रणनीति अब केवल प्रभाव जमाने की नहीं, बल्कि व्यवहारिक सहयोग और समय पर मदद की है। यही फर्क बीजिंग को सबसे ज्यादा चुभ रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में मालदीव को संतुलन बनाए रखने में चुनौतियां होंगी, लेकिन अभी के लिए ये साफ है कि भारत ने डिप्लोमेसी की अब चेतक और चीता जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों को रिटायर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। यह वही हेलीकॉप्टर हैं जो दशकों से भारतीय सेना के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए थे, लेकिन अब समय है नई तकनीक और बेहतर प्रदर्शन क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों का। HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित हल्के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इस बदलाव की अगली कड़ी है। सेना ने 126 LUH हेलीकॉप्टरों की खरीद का प्रस्ताव अंतिम चरण में पहुंचा दिया है, और इसे जल्द ही रक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने की संभावना है। यह डील न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा योगदान देगी। तो इसकी खूबियों की अगर बात करें तो अत्याधुनिक और उच्च पर्वतीय इलाकों के लिए आदर्श HAL के इस LUH को खास तौर पर पर्वतीय और ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार किया गया है। 21,300 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की क्षमता यह रखता है। 235 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति भी है इसकी। 350 किलोमीटर की रेंज यानी कि लंबी दूरी तक मिशन में सक्षम है। सैनिकों और रसद की ढुलाई, घायल जवानों की एवैक्यूएशन और निगरानी जैसे मिशनों में भी उपयोगी है। इस हेलीकॉप्टर को अत्यधिक ठंडे, ऑक्सीजन की कमी वाले और दुर्गम इलाकों जैसे लद्दाख, सियाचिन और अरुणाचल में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। पुराने हो चुके चेतक चीता को मिलेगा रिटायरमेंट। तो भारतीय सेना और वायुसेना दशकों से चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों पर निर्भर रही है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर 1960 के दशक की तकनीक पर आधारित है। इनमें से कई 30 से 35 साल पुराने हो चुके हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा विवाद पर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। संघर्ष का आज चौथा दिन है, लेकिन सीज फायर की तमाम अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद हालात बिगड़ते नजर जा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में एक बार फिर भारी गोलाबारी और तोपों की आवाजों ने शांति की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। रविवार की सुबह एक बार फिर सीमा पर झड़पें शुरू हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कंबोडिया का समग्र शहर जो सीमा से 20 किलोमीटर दूर है, वहां तक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इससे साफ है कि गोलाबारी का दायरा बढ़ता जा रहा है और दोनों सेनाएं पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। शनिवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने थाई और कंबोडियाई नेताओं से बातचीत की है और जल्द ही संघर्ष विराम पर सहमति बन सकती है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी लिखा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जल्दी मिल सकते हैं। लेकिन रविवार को जो हालात देखे गए, उनसे साफ हो गया कि कूटनीतिक बातें जमीनी स्तर पर असर नहीं छोड़ पा रही। सीमा क्षेत्र में सुबह होते ही फिर से गोलाबारी शुरू हो गई। स्थानीय लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। हालात यह है कि अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ रही है और कई गांव खाली कराए जा चुके हैं। बता दें कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच ये विवाद कोई नया नहीं है। दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अब तक स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सका। इस विवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना है 11वीं सदी का विहेयर मंदिर, जो एक पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था। 1962 में आईसीजे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना था। थाईलैंड ने इस फैसले को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। रणनीतिक दृष्टि से यह इलाका अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी मंदिर और उसके आसपास के इलाकों को लेकर बार बार सैन्य झड़पें होती रही हैं, जिनमें 2011 में भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। अब सवाल उठता है कि संघर्ष विराम कब और कैसे होगा। फिलहाल युद्ध विराम की उम्मीदें कूटनीतिक बयानों से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ एशियन और यूएन की कोशिशें भी जारी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भरोसे की भारी कमी नजर आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण पर स्पष्ट समझौता नहीं होता, तब तक यह विवाद बार बार भड़क सकता है। सवाल यह भी है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता और कंबोडिया और थाईलैंड स्वीकार करेंगे या यह महज एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इस दौरान ड्रोन हमलों का पैटर्न दोनों देशों की रणनीति में केंद्र में आ गया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के यूक्रेन ने रूस के स्टावरपोल क्षेत्र में एक बड़े सैन्य औद्योगिक केंद्र पर लॉन्ग रेंज ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने दावा किया है कि यह हमला स्टावरपोल के सिग्नल रेडियो प्लांट पर किया गया, जो रूस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े उपकरणों का मुख्य निर्माण केंद्र है। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से लगभग 540 किलोमीटर दूर है, जिससे यह साफ है कि यूक्रेन अब बहुत गहराई तक रूस के अंदर लक्ष्य भेदने में सक्षम हो गया है। क्या है सिग्नल प्लांट का महत्व? बता दें आपको, स्टावरोपोल स्थित यह फैक्ट्री रूस की सेना के लिए रेडार, रेडियो नेविगेशन सिस्टम, रिमोट कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक जेमिंग उपकरण बनाती है। इन उपकरणों का इस्तेमाल साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में किया जाता है, जो आधुनिक युद्ध की रीढ़ बन चुके हैं। एसबीओ अधिकारी ने दावा किया है कि इस हमले में 2 फैसिलिटीज को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने साथ में एक यह वीडियो भी साझा किया है, जिसमें भयंकर विस्फोट और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हर ऐसा हमला रूस की युद्ध उत्पादन क्षमता को सीधे प्रभावित करता है और हम इसे व्यवस्थित रूप से कमजोर कर रहे हैं। रूस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब तक रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे हमले की कोई पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं दी है। स्थानीय मीडिया की अगर माने तो स्थानीय मीडिया ने भी एसबीयू के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट्स के संकेत मिलते हैं कि स्वारोपोल में कुछ जरूर बड़ा हुआ है और ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने रूस के गहरे इलाकों में हमला किया हो। बीते 1 साल में यूक्रेन ने मॉस्को, बेलगोरोद और क्रीमिया जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को भी ड्रोन से निशाना बनाया।
यूक्रेन की ड्रोन रणनीति अब नए फेज में है। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है घरेलू ड्रोन तकनीक। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन ने अपने स्वयं के लॉन्ग रेंज ड्रोन विकसित किए हैं, जो अब सैकड़ों किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। ये ड्रोन रूस के तेल डिपो, मिलिट्री एयरबेस, कमांड पोस्ट और औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बना रहे हैं। रूस को इससे मल्टी बिलियन डॉलर की लॉजिस्टिक क्षति हुई है। यह रणनीति रूस की डीप डिफेंस लाइन को भी कमजोर कर रही है। रूस आमतौर पर इन हमलों के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई करता है, जैसे कीव, ओडेसा, खार्किव पर मिसाइल बमबारी। ऐसे में आशंका है कि आने वाले दिनों में रूस की ओर से सख्त सैन्य प्रतिक्रिया देखने को मिले। इस बीच यह हमला यह भी दर्शाता है कि युद्ध अब सीमाओं से बाहर निकलकर दुश्मन की अंदरूनी संरचनाओं को कमजोर करने की दिशा में जा चुका है। ड्रोन अब सिर्फ निगरानी उपकरण नहीं, बल्कि रणनीतिक हथियार बन चुके हैं।